हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPAE 102 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13। What are the major points of distinction between the Indian Administrative Service and Indian Police Service? Question explanation। इस क्वेश्चन में हमें IAS और IPS के बीच के मुख्य डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि दोनों का रोल क्या होता है, कैसे रिक्रूट किया जाता है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, कौन क्या काम करता है और इनका करियर पाथ कैसा होता है, सब कुछ कंपेयर करके बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS और इंडियन पुलिस सर्विस IPS दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो आर्टिकल 312 के तहत बनाई गई है। ये दोनों देश की गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और करियर पथ अलग होते हैं। इस आंसर में हम IAS और IPS के बीच के मेन डिफरेंसेस को समझेंगे, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, काम, पावर और करियर के बेसिस पर। मेन बॉडी। 1। रोल और फंक्शन का नेचर। IAS ऑफिसर्स का काम होता है पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट करना और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना। यह गवर्नमेंट के काम को कोऑर्डिनेट करते हैं। IPS ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, क्राइम को कंट्रोल करते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल। एक IAS ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में विकास योजनाओं को देखते हैं, जबकि IPS ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट को सेफ रखते हैं। 2। रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग। दोनों IAS और IPS ऑफिसर्स UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम से सेलेक्ट होते हैं, लेकिन यूजुअली टॉप रैंकर्स IAS प्रेफर करते हैं। ट्रेनिंग। IAS की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होती है और IPS की ट्रेनिंग SVP-NPA हैदराबाद में। ट्रेनिंग उनके फ्यूचर रोल्स के हिसाब से अलग अलग होती है, एक एडमिन के लिए, एक पुलिसिंग के लिए। 3। करियर पाथ और पोस्टिंग्स। IAS शुरुआत SDM से होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और आगे जाके चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं। IPS शुरुआत ASP से होती है, फिर SP और आगे जाके DGP या सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के चीफ बन सकते हैं। IAS ऑफिसर्स ज्यादा मिनिस्ट्रीज और सेक्रेटेरिएट्स में काम करते हैं, जबकि IPS ज्यादा फील्ड में एक्टिव होते हैं। 4। अथॉरिटी और इंटरेक्शन। IAS ऑफिसर्स यूजुअली हायर प्रोटोकॉल रैंक पे होते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेट करते हैं। IPS ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन IAS के साथ होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर। दोनों के बीच का कोलैबोरेशन गवर्नेंस को स्मूथ बनाता है। 5। स्कोप और इम्पैक्ट। IAS ऑफिसर्स का काम एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में होता है। IPS ऑफिसर्स लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी के एरिया में काम करते हैं। दोनों के रोल्स अलग हैं, लेकिन देश के डेवलपमेंट के लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन। IAS और IPS दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज है, लेकिन इनका काम अलग अलग डोमेन्स में होता है। IAS पॉलिसी और विकास के काम संभालते हैं, जबकि IPS लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन हाई एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है जो डेवलपमेंट और सिक्योरिटी दोनों इंश्योर करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 14। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एक टिपिकल सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट किस तरह से बना होता है। इसमें हमें उसकी हायरार्की, रोल्स और फंक्शंस को क्लियरली समझाना होगा। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है वो भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट का टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है जो पॉलिसी बनाने और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ या फाइनेंस। हर डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक एरिया संभलता है। इनका स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गवर्नेंस का बैकबोन है। मेन बॉडी। 1। सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट का मतलब और रोल।
सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट एक ऐसी ब्रांच होती है जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे काम करती है। मिनिस्टर्स को पॉलिसी बनाने, कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन में मदद करता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स को प्लान करने और उनका रिव्यू लेने में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 2. सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट की हायरार्की। एक टिपिकल डिपार्टमेंट में ये ऑफिशियल्स होते हैं। ए. मिनिस्टर डिपार्टमेंट का पॉलिटिकल हेड होता है, पॉलिसी डायरेक्शन और डिसीजंस लेता है। बी. सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, मोस्टली IAS ऑफिसर, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग करता है। मिनिस्टर का चीफ एडवाइजर भी होता है। सी. एडिशनल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी को सपोर्ट करते हैं और अलग डिविजन्स को देखते हैं। डी. डेप्यूटी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी रोज के काम, फाइल प्रोसेस और रिपोर्ट तैयार करते हैं। कम्युनिकेशन हैंडल करते हैं। ए. सेक्शन ऑफिसर्स और असिस्टेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, फाइल वर्क और क्लरिकल काम संभालते हैं। ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं के थ्रू होती है। 3. डिपार्टमेंट का वर्क डिवीजन डिपार्टमेंट को अलग अलग डिविजन्स में बांटा जाता है, हर एक सब्जेक्ट या स्कीम के लिए। हर डिवीजन एक डेप्यूटी या अंडर सेक्रेटरी के अंडर होती है। इससे काम में क्लैरिटी और एफिशिएंसी आती है। 4. कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होती है। फील्ड ऑफिसर्स जैसे डायरेक्टरेट या बोर्ड्स के साथ कंटिन्यूअस कांटेक्ट रखा जाता है। रिपोर्ट्स और मीटिंग्स के जरिए कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जाता है। 5. डिजिटलाइजेशन और मॉडर्न प्रैक्टिसेस आजकल गवर्नेंस से फाइल मूवमेंट और डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गया है। सिस्टम्स जैसे ऑफिस, CP ग्राम्स, PFMS का यूज हो रहा है। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ी है। 6. एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंट्रल लेवल पर मिनिस्टर होता है और सेक्रेटरी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करता है। WHO और स्टेट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर स्कीम्स इंप्लीमेंट होती है, जैसे आयुष्मान भारत। स्टेट लेवल पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। कंक्लूजन सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। हर लेयर का काम क्लियर होता है, जिससे डिसीजन मेकिंग एफिशिएंट होती है। गवर्नेंस समझने के लिए इस स्ट्रक्चर का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एंश्योर करता है कि पॉलिसीज ग्राउंड लेवल तक एफिशिएंटली पहुंच सकें। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 15. Discuss the relationship between the state and local self-government. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बीच क्या संबंध है। आपको ये बताना है कि कैसे दोनों मिलकर काम करते हैं, उनके रोल्स क्या है और किस तरह स्टेट उनको सपोर्ट या कंट्रोल करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है जमीन से जुड़ी गवर्नेंस सिस्टम, जैसे पंचायती राज और नगर पालिका। स्टेट गवर्नमेंट एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है जो यूनियन और लोकल बॉडीज के बीच कोऑर्डिनेशन करता है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। इस आंसर में हम एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल संबंधों को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। 73rd और 74th अमेंडमेंट ने पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोकल बॉडीज के लिए कानून बनाए। शेड्यूल 11 और 12 में लिखा गया है कि कौन से काम लोकल बॉडीज को दिए जा सकते हैं। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को सुपरवाइज करता है और उनको डायरेक्शन देता है। कुछ सिचुएशंस में स्टेट उनको डिसॉल्व भी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे अधिकारी स्टेट और लोकल बॉडी के बीच लिंक का काम करते हैं। लोकल लेवल पर काम करने वाले अधिकारी भी स्टेट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जिससे उनकी ऑटोनॉमी कम होती है। एग्जाम्पल, ज्यादातर स्टेट्स में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO को स्टेट अपॉइंट करता है, जो ब्लॉक लेवल पर स्कीम्स इंप्लीमेंट करता है। 3. फाइनेंशियल रिलेशनशिप। लोकल बॉडीज को अपना काम चलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन यह डिसाइड करता है कि स्टेट का रेवेन्यू लोकल बॉडीज के बीच कैसे बांटा जाए। कई बार स्टेट्स फंड्स देने में देर करते हैं या कम पैसा देते हैं, जिससे लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रभावित होती है। केस स्टडी। 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कई स्टेट्स रेगुलर तौर पर SFC नहीं बनाते,
जिसकी वजह से फंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है। 4. पॉलिटिकल एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी। लोकल इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन असली पावर कई बार स्टेट के पास ही होती है। स्टेट 3F फंक्शंस, फंक्शनरीज, फंड्स का कंट्रोल रखता है। पॉलिटिकल लेवल पर भी स्टेट का इन्फ्लुएंस लोकल बॉडीज पर काफी होता है। एग्जाम्पल, कुछ स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल इलेक्शंस पोस्टपोन कर देते हैं, जिसका नुकसान लोकल डेमोक्रेसी को होता है। कंक्लूजन, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच का संबंध एक तरह का सहयोग और कंट्रोल का मिक्स है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें एम्पावर किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर स्टेट का कंट्रोल अभी भी ज्यादा है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रांग बनाना है तो स्टेट को लोकल ऑटोनॉमी का सम्मान करना होगा। दोनों के बीच सही बैलेंस होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 16. Examine the factors impeding decentralization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में कौन से मुख्य रुकावट या प्रॉब्लम्स आती है। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और सोशल प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करना होगा जो डिसेंट्रलाइजेशन को सक्सेसफुल बनने से रोकती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शक्तियों को केंद्रीय या राज्य सरकार से निजी स्तर तक ट्रांसफर करना, जैसे कि लोकल बॉडीज के पास। यह डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे पब्लिक सर्विसेज ज्यादा अच्छे से डिलीवर होती है। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स के बाद भी डिसेंट्रलाइजेशन को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इस आंसर में हम उन्हीं चैलेंजेस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल विल की कमी। कई स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल बॉडीज को असली पावर देने में इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। स्टेट का ज्यादा कंट्रोल। इलेक्शन के बाद भी काफी पावर और पैसा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लोकल लेवल के लीडर्स पर ऊपर के नेता काफी प्रेशर डालते हैं, जिससे उनकी ऑटोनॉमी कम हो जाती है। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। लोकल इंस्टीट्यूशंस को डिसीजंस के लिए ऊपर के ऑफिसर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, जिससे काम स्लो हो जाता है। ट्रेनिंग की कमी। काफी लोकल बॉडीज में स्किल्ड स्टाफ और ट्रेनिंग काफी कम होती है। कोऑर्डिनेशन का अभाव। अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच सही कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जिसकी वजह से काम ड्यूप्लिकेट या इनएफिशिएंट होता है। 3. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। रेवेन्यू का सोर्स लिमिटेड। लोकल बॉडीज को अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, इसलिए वो मोस्टली ग्रांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। फंड्स का डिले। ग्रांट्स मिलने में डिले होता है या पूरी अमाउंट रिलीज नहीं होती, जिससे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। बजटिंग की कैपेसिटी लो। काफी बॉडीज बजट बनाना या मैनेज करना सही से नहीं कर पाती। 4. सोशियो कल्चरल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। लोगों की अवेयरनेस कम। पब्लिक को लोकल बॉडीज के काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन लो होता है। लोकल एलीट्स का कंट्रोल। रूरल एरियाज में पावर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के हाथ में होती है, जिससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस वीक हो जाता है। कास्ट और जेंडर इश्यूज। रिजर्वेशन होने के बाद भी वीमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को काफी सोशल बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। कंक्लूजन। डिसेंट्रलाइजेशन काफी पोटेंशियल रखता है बेटर गवर्नेंस के लिए, लेकिन उसको सक्सेसफुल बनाने में पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और सोशल चैलेंजेस बड़े रुकावट है। रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल विल, ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस से ही इन चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है। सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, ग्रासरूट्स लेवल पर असली पावर देना जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।